आज की इस वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। वेलकम टू रिसाइट इन्फो। मेरा नाम है आशीष गौतम। जानेंगे ब्रिक्स क्या है और इसकी स्थापना कैसे और क्यों हुई। ब्रिक्स कैसे शक्ति के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स के उद्देश्य और इसके शिखर सम्मेलन पर भी चर्चा करेंगे। ब्रिक्स देशों का जो खुद का बैंक है, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि ब्रिक्स का मतलब क्या है। तो ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों का संक्षिप्त नाम है, जिसके अंदर बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रूस, आई का मतलब है हमारा प्यारा इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देश हैं ब्रिक्स के अंदर। ये सभी देश आपको विश्व मानचित्र पर भी दिख रहे होंगे। इंडिया से ऊपर आपका चाइना और चाइना से ऊपर आपका रसिया। इंडिया और चीन आपका हो गए आपका एशिया महाद्वीप से। रूस हो गया आपका केवल यूरोप से, आपका हो गया रूस। ठीक है, केवल रूस है, ध्यान रखें, यूरोप से। ठीक है, और साउथ अफ्रीका हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप से। और ब्राजील जो हो गया ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका से। ठीक है, तो ध्यान रखें कि इसके अंदर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, बी का मतलब ब्रिटेन लगा देते हैं। जी नहीं, बी का मतलब केवल ब्राजील है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखें। अब बात करते हैं ब्रिक्स की परिभाषा क्या है। तो देखिएगा, ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 प्रमुख सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं के अनौपचारिक संगठन का नाम है। ब्रिक्स को शक्ति के उभरते नए केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। तो देखिएगा, बात करें कि अनौपचारिक संगठन का मतलब क्या है। अनौपचारिक संगठन का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर आप देखते होंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसका अपना संविधान है, उसका चार्टर है, उसके अंदर अनुच्छेद हैं। ठीक है, रूल रेगुलेशन उसने बना रखे हैं, अच्छी तरह से नियम सिद्धांत बने हुए हैं। लेकिन ब्रिक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्रिक्स का कुछ भी चार्टर या संविधान वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका कोई नियम सिद्धांत नहीं है, कोई पॉलिसी की हम इस पर चलेंगे। ठीक है, ये इसलिए इसे इनफॉर्मल कहते हैं, यानी कि अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स। और देखिएगा, ब्रिक्स के अंदर जितने भी ये देश 5 शामिल है ना, आपका ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को प्रमुख सर्वाधिक तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं के तौर पे भी देखा जाता है। और ये सभी देश जो हैं ब्रिक्स में शामिल हैं, या यूं कहो कि ब्रिक्स इन देशों से मिलकर बना है। और देखिएगा, ब्रिक्स को जो है शक्ति के उभरते नए केंद्र के रूप में भी देखा जा रहा है। तो देखिएगा, वर्ल्ड बैंक है आपका, IMF है, ठीक है, WTO है। इनके अंदर आप क्या देखते हो कि इसके अंदर जो है अमेरिका का वर्चस्व स्थापित है। ठीक है, मतलब कि अमेरिका ने अपना स्थापित कर रखा है अपना रुतबा। तो इसलिए जो है कि भाई अमेरिका या वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO ही पूरे वर्ल्ड में थोड़ी शक्तिशाली बने रहेंगे। अब जो है जमाना आ गया है, ब्रिक्स को भी शक्ति के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, यानी कि न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के तौर पर अब ब्रिक्स का भी नाम आने लगा है। ब्रिक्स भी अब उसी ट्रैक पे अपना काम कर रहा है। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में ब्रिक्स को न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिएगा, बात करते हैं सबसे पहले ब्रिक्स के इतिहास और इसकी स्थापना के बारे में। तो बात करें तो देखिएगा, इसका नाम जो है सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले विचार किसने दिया। तो देखिएगा, ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सन 2001 में, जिनका नाम है जिम ओनिल। ठीक है, जिम ओनिल आपको दिख रहा होगा। इन्होंने ही ब्राजील, रूस, भारत और चीन, केवल ध्यान रखें यहां पर अभी केवल 4 देश हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना आपका, ये एंड में जुड़ा था, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। पहले ये जो है केवल ब्रिक था। ठीक है, BRIC, केवल ये ब्रिक था। और ब्रिक ही नाम मैं आपसे बोलूंगा अभी शुरुआत में। ठीक है, ब्रिक्स बोल दो या ब्रिक बोल दो, अब ये आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि जो है दक्षिण अफ्रीका जो है बाद में जुड़ा था। ठीक है, तो देखिएगा, ये केवल 4 देश, ब्राजील, रूस, भारत और चीन जो हैं, ये 4 देश जो थे, इन 4 देशों को वैश्विक आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए एक संक्षिप्त नाम गढ़ा था। किनने? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने 2001 में क्या नाम दिया था? ब्रिक, BRIC, यानी कि संक्षिप्त नाम इन कंट्रियों का वो दे दिया और इसी ब्रिक नाम का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट में बात करें तो सितंबर 2006 में बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार हेतु जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, जो रशियन प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो पुतिन के प्रस्ताव पर ही, ये ध्यान रखें कि आपसे अगर क्वेश्चन आए कि जो इनिशिएटिव था ये, यानी कि ब्रिक्स को स्थापित करने का, ब्रिक्स बनाने का, ये विचार किसका था, तो ध्यान रखना है अगर कंट्री का नाम आए तो उसमें रसिया और नेता का नाम आए तो आपका पुतिन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नाम किसने दिया, तो वो तो जिम ओनिल ने दिया, वो अर्थशास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने
अलग संदर्भ में नाम दिया था कि जो हाई जो इकोनॉमिक पावर है ना उसके तौर पे इन्होंने दे दिया, लेकिन उसका संगठन भी बनना चाहिए उसके तर्ज पे जो है विचार किसने दिया, वो व्लादिमीर पुतिन ने दिया जो रशियन प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो रशियन प्रेसिडेंट ने 2006 में प्रस्ताव रखा था। ब्राजील, रूस और चीन के इसमें विदेश मंत्री शामिल हुए थे और इंडिया के रक्षा मंत्री, ये सारे वहां पर गए थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसका 61वां जो सम्मेलन हुआ था उसमें ही इन्होंने एक छोटी सी मुलाकात करी थी सभी नेताओं ने। ध्यान रखें 3 देशों के तो विदेश मंत्री थे और इंडिया के केवल रक्षा मंत्री थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। यह यूनाइटेड नेशन के 61वें सम्मेलन में इन्होंने छोटी सी अपनी मुलाकात की 2006 में, सितंबर 2006 में, जिसमें इन्होंने बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए एक मतलब कि संगठन की विचार की मांग रखी थी। ठीक है, आप ऐसे समझो। और देखिएगा अब होता क्या है कि मई 2008 में रूस की पहल पर ही विदेश मंत्रियों ने बैठक करी थी और उस बैठक में मई 2008 में संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया था। और संयुक्त स्टेटमेंट के अंदर क्या था देखिएगा, सबने जो है ना मतलब कि आम सहमति जाहिर करी थी कि सामयिक यानी कि समकालीन जो वैश्विक विकास के मुद्दे हैं उन पर, ठीक है, एक अपना आम रुख साझा किया था। ठीक है, जो कि भाई हम मतलब कि सबकी आम सहमति बन गई थी और उसके लिए एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी कर दिया चारों देशों ने। ठीक है, ये काम मई 2008 में हुआ था। ठीक है, कि हम जो है काम करेंगे चारों देश मिलके मतलब कि वैश्विक विकास के मुद्दे पे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जुलाई 2006 में, इसमें एक पॉइंट आपको छोटा सा भी याद रखना है कि जुलाई 2006 में ब्रिक के अंदर जितने भी देश थे ना, ये ब्राजील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, ध्यान रखें अभी जो है ब्रिक्स की स्थापना के बाद साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, अभी जो है ब्रिक ही इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो ये 4 जो देश थे, इन चारों देशों के प्रमुख नेता का मतलब 3 देश के आपके राष्ट्रपति और हमारे देश के भारत के आपके प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे भारत के प्रधानमंत्री और तीनों देश के आपके राष्ट्रपति। G8 जो ग्रुप ऑफ 8 के नाम से जाना जाता है ना, तो G8 के शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार रूस में मिले थे। ठीक है, ये चारों देश के प्रमुख नेता G8 सम्मेलन में मिले थे जुलाई 2006 में। ठीक है, इन्होंने वहां पर भी इसी बात की चर्चा करी कि हम जो है हमें इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। ठीक है, वही सारे मुद्दे पर इन्होंने बात करी और फिर देखते ही देखते 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हो गई। जी हां, 16 जून 2009, ध्यान रखना है 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हो गई, इसका गठन कर दिया गया। और ब्रिक्स का जो है, अब देखिएगा ब्रिक्स कह लो या ब्रिक कह लो, बात एक ही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स में जो एस है यानी कि जो साउथ अफ्रीका है बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, अगर आप नाम ब्रिक बोल लो, ब्रिक्स बोल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर जो है आपको बता दें कि 16 जून 2009 को ही ब्रिक्स का जो है पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हो गया था। ठीक है, और ब्रिक्स की स्थापना भी इसी दिन हो गई थी 16 जून 2009 को। ब्रिक्स की स्थापना के दौरान कौन कौन से संस्थापक देश थे तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह याद रखना है कि संस्थापक लीडर कौन थे। ठीक है, तो देखिएगा ब्राजील के राष्ट्रपति थे लूला दा सिल्वा। ठीक है, ये ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम है लूला दा सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे, आपको ये फोटो में भी दिख रहे होंगे। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति उस दौरान बदल गए थे। ठीक है, जिनका नाम था दिमित्री आपके मेदवेदेव। ठीक है, तो दिमित्री मेदवेदेव ये रूस के राष्ट्रपति थे, उस दौरान बदल गए थे। ठीक है, इस दौरान ये थे आपके राष्ट्रपति रूस के, अब तो आपके व्लादिमीर पुतिन ही हैं। तो इंडिया के आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और चाइना के थे, ध्यान रखें चाइना के भी बदले हुए हैं। चाइना क्योंकि स्थापना के दौरान, ठीक है 2009 की बात चल रही है अभी, तो चीन के राष्ट्रपति थे हु जिनताओ। ठीक है, हु जिनताओ चाइना के राष्ट्रपति थे उस दौरान। इन चारों नेताओं ने ब्रिक की जो है स्थापना कर दी 16 जून 2009 को, और ये चारों नेता आपको एक साथ इस फोटो में भी दिख रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आपको ये जो पॉइंट मैं साउथ अफ्रीका के संबंध में आपको बता रहा था, तो देखिएगा ब्रिक्स देशों में जो है साउथ अफ्रीका संस्थापक देशों में शामिल नहीं था, ये तो बात पक्की हो गई। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स देशों में जो है 5वां सदस्य के रूप में यानी कि साउथ अफ्रीका जो है ये 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक्स से जुड़ा था, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, यानी कि पहले इसका नाम केवल ब्रिक था और फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया, क्योंकि 24 दिसंबर 2010 को एस फॉर साउथ अफ्रीका यानी कि एस और ऐड कर दिया ब्रिक में, तो इसलिए इसका नाम ब्रिक्स बन गया। तो याद रखना है 5वां सदस्य के रूप में जो है साउथ अफ्रीका जुड़ा था 24 दिसंबर 2010 को, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। ओके जी, अब देखिएगा आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि ब्रिक्स को जो है R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन पांचों देशों की, अब देखिएगा 5 देश ही अब बोले जाएंगे, क्यों अब 5 देश हो गए ना, ठीक है आपके। तो देखिएगा इन पांचों देशों की जो मुद्रा है ना वो आर से ही शुरू होती है, इसलिए ब्रिक्स को जो है R5 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन पांचों देशों की जो मुद्रा है वो आर से शुरू होती है। तो ब्राजील की मुद्रा का नाम है रियाल, ठीक है, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल, इंडिया की करेंसी का नाम है रुपए, और चाइना की करेंसी का नाम है रिनमिनवी, ठीक है, और साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है आपका रैंड, ठीक है। तो ये R5, अगर क्वेश्चन आए कि R5 को किस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी जाना जाता है, तो ब्रिक्स, ध्यान रखना, क्योंकि इन सभी ब्रिक्स देशों की जो मुद्रा है वो आर से ही शुरू होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो चलिए बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो देखिएगा CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये हमारी, इसकी एक बुक है वर्ल्ड फैक्ट बुक। तो CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक के अनुसार ब्रिक्स के जो 5 देश है ना, ये उभरते हुए विश्व बाजार की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। याद रखना कि इन पांचों देशों के अंदर कितनी जनसंख्या वास करती है जी, 42% पूरे विश्व की, ठीक है। और विश्व GDP का यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है पूरे विश्व का अगर जोड़ें तो उसके अंदर 31% जो हिस्सा है वो इन 5 ब्रिक्स देशों का ही है। और इस बात करें कि इन 5 देशों ने कितनी भूमि कवर कर रखी है, तो लगभग 26% भूमि जो है पूरी पृथ्वी की इन 5 देशों ने ही कवर कर रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है ये रेड से जो लिख रखी है। तो देखिएगा ब्रिक्स देशों के बीच जो है संबंध संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मानदंडों, और ये जो निम्न सिद्धांत हैं जिनके अंदर पारदर्शिता, व्यवहारिकता, एकजुटता और गैर अवरुद्ध प्रकृति और तटस्थता पर बने हैं। तो देखिएगा इसका कहने का मतलब क्या है, सिंपलिस्टिक क्या है। तो देखिएगा ये इस बात का कह रहे हैं कि ब्रिक्स जो देशों का आपस में जो संबंध है ना, कि मतलब कुछ भी मान लो कि उनका जो छोटा मोटा रूल रेगुलेशन है वो किन चीजों पर बना हुआ है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ना, एक तो वो हो गया, ठीक है, कि जो चार्टर के तहत जो नियम वगैरह हैं जो हमारे अनुकूल रहेंगे तो हम उनको मानेंगे, ठीक है। और कुछ जो हमने मतलब कि रेगुलेशन बना रखे हैं, मान्यता प्राप्त जो हमारे सिद्धांत है उनको, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय कानून है उनके मानदंडों पे हम चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये सिद्धांत है इनके, डॉक्ट्राइन, सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं मतलब डॉक्ट्राइन। तो यहाँ पर जो है पारदर्शिता उसके अंदर होगी, इस ऑर्गेनाइजेशन में पारदर्शिता होगी, व्यवहारिकता होगी पांचों देशों की, और एकजुटता होगी, और गैर अवरुद्ध प्रकृति होगी, यानी कि हम जो है अपना नेचर कभी भी ऐसा नहीं बनाएंगे जिससे हम आपस में टकराएं, ठीक है। चाहे वो व्यापार के लिए हो, हम अपने आप को पूरी तरह से ओपन रखेंगे, ठीक है। और तटस्थता के नियम पर, ठीक है, ये बने रहेंगे, मतलब कि ये बने हैं, इनका जो संबंध है इन नियमों पर बना है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो देखिएगा यहां पर जो है इन मानदंडों पर कि हम जो है इन नियमों पर चलेंगे, इस बात की सहमति जो है ना 2011 के शिखर सम्मेलन पर बनी थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सभी ब्रिक्स देशों की इन बातों पर सहमति कि हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और इंटरनेशनल जो लॉ होगा, और सिद्धांत जो हैं ये आपको दिख रहे हैं, पारदर्शिता, व्यवहारिकता, एकजुटता, गैर अवरुद्ध प्रकृति और तटस्थता, ठीक है। इन सिद्धांतों पर जो है हम चलेंगे, इस बात की सहमति 2011 के शिखर सम्मेलन में ये सभी देश राजी हुए थे। तो आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। बात करें तो देखिएगा ब्रिक्स का कामकाज जो है उससे जुड़ा हुआ 2010 के शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीकृत जो है एक एक्शन प्लान बना था, ठीक है। तो याद रखना है कि एक्शन प्लान कब बना था, 2010 में बना था, कि ब्रिक्स का क्या एक्शन प्लान रहेगा, यानी कि किन किन मुद्दों पर यह काम करेगा, ठीक है। तो एक्शन प्लान 2010 में बना था कि ब्रिक्स का क्या कामकाज रहेगा, ठीक है। 2010 में स्वीकृत हुआ था ब्रिक्स का एक्शन प्लान, ठीक है। 2011 में उसे साइन करा गया था 2011 के शिखर सम्मेलन में, ठीक है, कि उसकी क्या सिद्धांत वगैरह होंगे, ठीक है। और देखिएगा बता दें कि ब्रिक्स के जो 2 देश हैं, चीन और रूस के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति प्राप्त है, इसलिए ब्रिक्स और मजबूत हो जाता है। और ब्रिक्स के 5 देश जो हैं ग्रुप ऑफ 20, ठीक है, देखिएगा ग्रुप ऑफ 20 में जो है ये 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स के, ठीक है। और इसी के साथ साथ ग्रुप ऑफ 20 के अलावा यूनाइटेड नेशन के अंदर भी ब्रिक्स के 5 देश शामिल हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी। और भारत जो है देखिएगा सार्क का सदस्य है, ठीक है।
और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश आपके पता है आपको, आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया और भारत, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ब्रिक्स जो है काफी मजबूत हो जाता है कि देखिएगा वीटो पावर इसे प्राप्त है, ठीक है, ब्रिक्स के 2 देशों को, ठीक है। और सार्क के अंदर भारत शामिल है, ग्रुप ऑफ 20 में सारे देश शामिल हैं, यूनाइटेड नेशन में सारे देश शामिल हैं। इस तरह से बात करें तो देखिएगा ब्रिक्स के सभी सदस्य देश जो हैं वर्ष में एक बार अपना शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं, ठीक है, जिसे ब्रिक्स समिट के नाम से जाना जाता है। और अब तक जो है आपके 14 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। एक जो है अभी लास्ट वाला जून 2022 में ही हुआ है, उसकी चर्चा हम सबसे एंड में करेंगे। तो देखिएगा ब्रिक्स का मुख्यालय, हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहां पर है, तो ध्यान रखना चीन के संघाई शहर में है, ठीक है, जिसे ब्रिक्स टावर के नाम से जाना जाता है और इसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो ब्रिक्स टावर जो है या ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, चीन के संघाई शहर में अवस्थित है, ठीक है। और देखिएगा इसी के साथ साथ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसमें ब्रिक्स देशों का अपना एक बैंक भी है जिसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिसे एनडीबी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसे ब्रिक्स बैंक या एनडीबी ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं ब्रिक्स का पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है। बात करें सबसे पहले ब्रिक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा ब्रिक्स सदस्य देशों के मध्य व्यापक सहयोग और आपसी वित्तीय लाभ का वितरण करना, यह इसका प्राथमिक उद्देश्य है ब्रिक्स का, ठीक है जी। तो व्यापक सहयोग और आपसी वित्तीय लाभ प्रोवाइड करना, यह ब्रिक्स का प्राथमिक उद्देश्य है। ब्रिक्स देशों का एक उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि देखिएगा वैश्विक अर्थव्यवस्था के विनिमय में, ठीक है, अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व है। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी अगर ट्रेड करते हो, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हो, तो जो लेन देन होता है ना करेंसी में, वो केवल डॉलर में होता है। इसलिए अमेरिकी जो डॉलर है वो वर्चस्व है उसका पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, विनिमय के अंदर। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी है एक्सचेंज के अंदर, उसमें हावी बनी पड़ी है कौन, अमेरिकी डॉलर। तो उसके वर्चस्व को कम करना भी ब्रिक्स का टारगेट है कि ब्रिक्स का कहना यह है कि अमेरिकी डॉलर के स्थान पर ब्रिक्स देश अपनी मुद्राओं का उपयोग कर अपनी करेंसी को भी दुनिया भर में मजबूत बनाएं। अर्थात इनके कहने का मतलब निचोड़ में यह है कि ब्रिक्स एक्सचेंज अलायंस की स्थापना करना चाहता है ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स एक्सचेंज अलायंस की हम जो है पांचों देश एक ऐसा मतलब कि एल्गोरिथम कह लो या मतलब कि एक ऐसा सिद्धांत बनाए कि हम पांचों देश जो हैं आपस में जब हमारा कुछ भी ट्रेड हो तो हम अपनी मुद्राओं में कर सकें, ना कि अमेरिकी डॉलर में, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्रिक्स एक्सचेंज अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, स्थापना करना भी ब्रिक्स का एक उद्देश्य है। तो देखिएगा ब्रिक्स जो है विश्व बाजार में मुख्यतः कुछ विकसित देशों का ही वर्चस्व है, ये आपको भी पता है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, उसका काफी ज्यादा वर्चस्व है पूरे वर्ल्ड मार्केट पे। तो कहने का मतलब यही है कि विश्व बाजार में मुख्यतः कुछ विकसित देशों का ही वर्चस्व है, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, ठीक है, इनका। तो इन देशों का वर्चस्व है, इसे कम करने के लिए भी ब्रिक्स देश आपसी समावेशित विशेष व्यापार ब्लॉक बनाएंगे, विशेष व्यापार ब्लॉक बनाएंगे, स्पेशल बिजनेस ट्रेड ब्लॉक्स, ठीक है, बनाएंगे कि जिसके अंदर केवल ब्रिक्स देश अच्छे से अपना मतलब कि व्यापार ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस कर सकें, क्योंकि विकसित देशों का ही इंटरनेशनल मार्केट में दबदबा बना हुआ है, उनका ही वर्चस्व है। इसलिए उसे रोकने के लिए कह रहे हैं कि ब्रिक्स देश आपस में एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाएंगे कि हम जो है अगर 5 देश हैं तो हम आपस में ज्यादा प्राथमिकता देंगे, ठीक है। ब्रिक्स देशों को व्यापारिक, आर्थिक और निवेश सहयोग में साझेदारी करना, ठीक है। ब्रिक्स देश जो हैं ये पांचों, ये इन देशों का ये भी कहना है कि हम जो है आपस में व्यापारिक, आर्थिक और निवेश में आपस में सहयोग साझेदार करेंगे, ठीक है। और देखिएगा इसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि विशिष्ट क्षेत्रों में संघर्ष का समाधान का मुद्दा हो चाहे, ठीक है, अगर देखिएगा किसी भी देश का किससे युद्ध हो रहा है उसमें समाधान कैसे करना हो, ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अंदर सुधार करने के ऊपर बातचीत करना। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनकी जो नीतियां हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है रिफॉर्म्स, सुधार करने की बात भी ब्रिक्स चाहता है कि उसमें सुधार होना चाहिए इनकी मौद्रिक नीति में, ठीक है। आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भी लड़ाई ब्रिक्स देशों की है, और खाद्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी और आपका नवाचार, इन देशों में भी ब्रिक्स देशों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिले, ऐसा ब्रिक्स का उद्देश्य है। और वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर भी आम सहमति बननी चाहिए ब्रिक्स देशों की, और मुक्त व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है। यह भी ब्रिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम फ्री ट्रेड ज्यादा से ज्यादा कर सके, इसलिए ऐसी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो।
और वहीं देखिएगा कृषि, बुनियादी ढांचे, एमएसएमई, ऊर्जा, सतत विकास, नवाचार, ठीक है, और सांस्कृतिक, पर्यावरण और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में भी विकास हेतु ब्रिक्स देशों का आपस में सहयोग हो। ठीक है, तो ये सभी जो थे मैंने आपको पर्पस बताए ब्रिक्स के कि क्या मुख्य उद्देश्य हैं। उसके बाद देखिएगा आपको ये परीक्षा के अंदर हेडिंग डालते वक्त आपको बहुत काम आएंगे जो ऑफिशियल हैं ये नाम, कि 3 पिलर्स ऑफ ब्रिक्स जिन्हें कहा जाता है, यानी कि 3 स्तंभ ब्रिक्स के, तो वो कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, जिसके अंदर राजनीतिक और सुरक्षा इनका मुख्य फोकस है। ठीक है, नंबर 2 है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, आर्थिक एंड वित्तीय। थर्ड है पिलर जो है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के जो हैं 3 पिलर्स कहे जाते हैं, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, सेकंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, थर्ड है कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। ठीक है, तो ये उद्देश्य और 3 पिलर्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं हम अपना मुख्य टॉपिक, अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीवी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि एनडीवी क्या है। तो देखिएगा एनडीवी जो है ना ब्रिक्स देशों का खुद का बैंक है एनडीवी। जिस तरह से देखिएगा वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, आईएमएफ है, तो ये जो है अपने आप में पूरे देश का, पूरे दुनिया पर जो है इन लोगों का ही, उन संगठनों का दबदबा है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूटों को देखें, इसलिए ब्रिक्स देशों ने ये चाहा कि भाई हमें भी अपना एक बैंक बनाना चाहिए, इसलिए जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करी गई, जिसे जो है ब्रिक्स बैंक के नाम से भी ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था, ये इसका अनौपचारिक नाम है। इसका बाद में जो है नाम, आधिकारिक नाम जो है, ऑफिशियल नाम जो है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया। ठीक है, एनडीवी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई तो आपको ध्यान रखना है विशेषकर 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, और उसका मुख्यालय कहां पर है जी, चीन के संघाई शहर में ही है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी चीन के संघाई शहर में ही है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है उसकी ना बिल्डिंग का जो उद्घाटन है, जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही होगी, आपको देखिएगा ध्यान से आपको, ठीक है, एनडीबी लिखा हुआ भी है इस बिल्डिंग पे। यहां पर जो फोटो लग रहा है ना इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है दोस्तों हाल ही में ही हुआ है 28 सितंबर 2021 को। ठीक है, इस बिल्डिंग का निर्माण जो है अभी अभी हुआ है, क्योंकि इस बिल्डिंग को हेडक्वार्टर बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, जो दूसरी जो मैंने आपको बिल्डिंग दिखाई थी वो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर था। ठीक है, जिसे ब्रिक्स टावर कहते हैं, लेकिन अब ध्यान रखें कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी का अंदर भी जो काम है वो एनडीवी के हेडक्वार्टर में ही हो जाता है। ठीक है, अब तो आप ऐसे भी इस चीज को भी ध्यान रखें। तो देखिएगा एनडीबी की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई जी, 15 जुलाई 2014 को ही। इसका मुख्यालय कहां पर है, चीन के संघाई शहर में। ठीक है, बिल्डिंग का उद्घाटन कब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, बस मैंने लिख दिया है ऐसे ही। ठीक है, जिससे आपको ये थोड़ा इंटरेस्टेड लगे। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये सभी देशों के जितने भी इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, इस ब्रिक्स देशों के अलावा जो है ना न्यू डेवलपमेंट बैंक के और भी सदस्य देश हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उन्हीं सभी सदस्य देशों के फंड के सहयोग से ये बिल्डिंग का निर्माण करा गया है। ठीक है, देखिएगा 5 ब्रिक्स देश जो हैं इसके संस्थापक देश हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना करी गई है उसमें जो संस्थापक देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना वो केवल 5 ब्रिक्स देश ही हैं। ठीक है, जो संस्थापक देश हैं। और एनडीबी की यानी कि इस बैंक की जो आधिकारिक भाषा है, जो कामकाज जो होता है एनडीबी के अंदर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर, वो इंग्लिश में होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और इस पॉइंट से आपको मैं बता दूं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर दोस्तों जॉब भी काफी निकली हुई हैं। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक के सेक्टर में और आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज्यादा जॉब न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर निकलती रहती हैं, काफी अलग अलग। तो देखिएगा आपको बता दें कि एनडीवी के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में मार्कोस प्रोडो ट्रियोजो हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना एनडीबी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो मार्कोस प्रोडो आपका ट्रियोजो हैं, जो ब्राजीलियन हैं। ठीक है, तो इस नाम को ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि परीक्षा की दृष्टि से इसी तरह की चीजें पूछता है कि एनडीबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो मार्कोस प्रोडो ट्रियोजो, ठीक है, जो ब्राजीलियन है। एनडीबी के अब सदस्य देशों की बात करते हैं, तो एनडीबी के जो सदस्य देश हैं ना वो आपके 9 सदस्य देश हैं एनडीबी के। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के 9 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 तो देखिएगा ब्रिक्स देश ही हो गए। ठीक है, और 4 देश जो कौन से हैं, तो जिसके अंदर उरुग्वे, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, और आपका बांग्लादेश और मिस्र। ठीक है, उरुग्वे हो गया आपका 6वां देश, और 7वां यूएई, 8वां बांग्लादेश और 9वां मिस्र। मिस्र हाल ही में ही जुड़ा है। ध्यान रखें उरुग्वे, यूएई, बांग्लादेश और मिस्र, ये जो आपके 4 देश हैं ना,
ये केवल जो है एनडीबी के ही सदस्य देश हैं, ब्रिक्स के नहीं हैं। ठीक है, कभी आप ऐसे समझो कि क्या ये ब्रिक्स के भी सदस्य देश है, नहीं। ब्रिक्स एक संगठन है, लेकिन ब्रिक्स का जो खुद का बैंक है केवल उसके अंदर ही ये 4 देश सदस्य के तौर पे शामिल है। इस तरह से एनडीबी के अंदर टोटल मेंबर कितने हैं? 9। ठीक है, एनडीबी का देखिएगा रीजनल ऑफिस भी है। ठीक है, ब्रांच जिसे कह सकते हो इस बैंक की, वो है साउथ अफ्रीका के अंदर भी है और ब्राजील के अंदर भी है। एनडीबी का देखिएगा एक रीजनल ऑफिस जो है गुजरात की टेक सिटी में भी खुलेगा, इस बात का भी आप याद रखना। इसकी घोषणा जो है अभी हाल ही में ही करी थी, मई 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है, वित्त मंत्री जी ने। तो मई 2022 में इसकी उद्घोषणा हो गई है कि गुजरात में न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक रीजनल ऑफिस खुलेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका और ब्राजील की तरह। ठीक है, तो देखिएगा एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो भारत को जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और ब्रिक्स की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अगर देश का नाम पूछे तो रूस को। ठीक है, नेता का नाम पूछे तो व्लादिमीर पुतिन को। और एनडीबी की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखना जी, किसको जाता है? भारत को जाता है। ठीक है, जिसने स्थापना का विचार पहली बार 2012 में दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किया था। ठीक है, और एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर साइन कब हुए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। तो एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर 15 जुलाई 2014 को ब्राजील में आयोजित 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए सभी 5 सदस्य देशों ने। ठीक है, यानी कि उस दौरान तक तो 5 ही देश थे ना संस्थापक के तौर पे, और सभी सदस्य देशों ने साइन कर दिए। और जो है 15 जुलाई 2014 को और एनडीबी की स्थापना हो गई। और उस दौरान ध्यान रखना 6ठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ उसी दौरान जो है $100 बिलियन की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ एनडीबी की स्थापना का निर्णय हुआ। और एनडीबी ने, इस बैंक ने 21 जुलाई 2015 को अपना कार्यभार जो है शुरू कर दिया, अपना परिचालन शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन से शिखर सम्मेलन में, ठीक है, साइन हुआ था एनडीबी की स्थापना के लिए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है ये आपका 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स के 6th समिट में। ठीक है, बात करते हैं, देखिएगा इस बैंक का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो देखिएगा एनडीबी का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है जो मतलब कि ब्रिक्स का लक्ष्य है। इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्यों बैंकिंग दृष्टि से आपको थोड़ा अलग समझ में आएगा। तो देखिएगा इसका मुख्य जो लक्ष्य है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमने उठाया है, कि एनडीबी का मुख्य लक्ष्य यह है कि जो वैश्विक विकास के लिए यानी कि ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए बहुपक्षीय विकास बैंक किसे कहते हैं? जिन्हें देखिएगा शॉर्ट फॉर्म में एमडीवी कहते हैं। ठीक है, एमडीवी, बहुपक्षीय विकास बैंक को। तो एमडीवी के एग्जाम्पल कौन से हैं वर्ल्ड लेवल पे? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक अलग है बिल्कुल ही, इस बात का ध्यान रखना। और न्यू डेवलपमेंट बैंक हम पढ़ रहे हैं जो ब्रिक्स का बैंक है। ठीक है, एडीवी बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को तो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो इन देशों के साथ इन मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये आर्थिक संस्थान हैं इनके साथ, और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान यानी कि जो देशों में स्थापित हैं, जैसे भारत की बात करें तो आरबीआई हो गया। ठीक है, आईआईएफसीएल हो गया। आईआईएफसीएल का मतलब क्या है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। और आपका आईएफसीआई हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और एनवार्ड हो गया हमारा, नाबार्ड जिसे आप कहते हो। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है, ये आपके क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान है भारत के। ठीक है, और बहुपक्षीय विकास बैंक के नाम आपको मैंने बताई, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी। ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ा ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आप इग्नोर कर दीजिए। आप इतना ध्यान रखिए कि वैश्विक विकास के लिए ये जो है, जो वर्ल्ड लेवल के बैंक हैं और जो उन देशों के बैंक हैं जो क्षेत्रीय स्तर के बैंक रहते हैं उस देश का, ठीक है, जो विकास के लिए काम करते हैं, तो उनके प्रयासों को पूरा करने के लिए जो है ब्रिक्स देश और विकासशील देशों में ढांचागत और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराना एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का लक्ष्य है। ठीक है, ब्रिक्स सदस्य देशों में करवाएगा देखो काम एक तो ये। ठीक है, विकासशील देशों में करवाएगा, जैसे भाई मिस्र हो गया। ठीक है, जो इसके सदस्य देश हैं, आपका मैंने आपको बताए थे ना वो सभी सदस्य देश, उरुग्वे, आपका यूएई, बांग्लादेश और मिस्र। ठीक है, मिस्र और बांग्लादेश आपके अभी हाल ही में ही जुड़े हैं ये। तो इन सभी देशों में और सतत विकास परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए और इनके अंदर इन देशों में ढांचागत विकास परियोजना स्थापित करने के लिए संसाधन जुटाने का काम करता है एनडीबी। ठीक है, ये डायरेक्ट पैसे दे सकता है इन बैंकों को। ठीक है, जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हो गया और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, या उस देश का रीजनल
इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फाइनेंस, जैसे IIFCL हो गया या नाबार्ड हो गया या RBI हो गया, इन देशों को अपनी सपोर्ट करके और ये मतलब कि निगरानी भी रखता है कि वो जो परियोजना कराई जा रही है वो हमारे तहत हो भी रही है या नहीं, ठीक है। और मुख्य फोकस जो है वो ध्यान रखना वो मूल ढांचागत विकास और सतत विकास परियोजनाओं का है, NDB का, ठीक है। और देखिएगा NDB की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य एक ये भी है, या यूं कहो कि NDB को जो है पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले जो और इंस्टीट्यूशन है वो कौन से हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो गया, IMF हो गया, WTO हो गया, ठीक है। तो ये पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। तो इन जैसी संस्थाओं को टक्कर देने के लिए भी NDB को खड़ा करा गया है, ठीक है। तो ये हो गए सारे पॉइंट। और देखिएगा एंड में आपको एक पॉइंट और बता दें कि भारत के अंदर दिल्ली से जो मेरठ तक NCRTC की जो ये मेट्रो सर्विस लाइन जो बिछाई जा रही है ना दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा योगदान न्यू डेवलपमेंट बैंक का है, ठीक है, NDB का। NDB की ही ये परियोजना है जिसमें गाजियाबाद दिल्ली से मेरठ तक ये जो मेट्रो चल रही है, ठीक है, बिछाई जा रही है लाइन नई, तो इसमें NDB का ही बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई के अंदर जो फास्टेस्ट ट्रेन स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी NDB का योगदान है। अब बात करें तो देखिएगा NDB के अंदर पार्टनरशिप किस तरह की है, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसे याद रखना परीक्षा की दृष्टि से, कि 2018 में जो है ना दोस्तों NDB को यूनाइटेड नेशन के साथ सक्रिय यानी कि एक्टिव और इंपोर्टेंट सहयोग के लिए यूनाइटेड नेशन महासभा ने NDB को पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया था, ठीक है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है कि कब दिया था यूनाइटेड नेशन ने पर्यवेक्षक वित्तीय संस्थान का दर्जा NDB को, 2018 में, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर ब्रिक्स कंट्रियों का जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है कि किन किन देशों का कितना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है NDB के अंदर, ठीक है। तो वो देखिएगा केवल 5 ही देश हैं जो ब्रिक्स के संस्थापक देश हैं, ठीक है, और NDB के संस्थापक देश हैं। तो साउथ अफ्रीका का भी 20% है, चाइना का भी 20% है, इंडिया का भी 20% है, रसिया का भी 20% और ब्राजील का भी 20%। इस प्रकार से 100% इस तरह से शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है ब्रिक्स के अंदर, ठीक है। देखिएगा आपको ना एक ये भी पॉइंट याद रखना है NDB की पार्टनरशिप, कि NDB ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है NDB सदस्य राज्यों के प्रमुख बैंक जो सेंट्रल बैंक है ना NDB के, जो NDB के अंदर कितने सदस्य देश हैं, 9 सदस्य देश हैं। तो उन सदस्य देशों के 9 सेंट्रल बैंक जो हैं, ठीक है, उनके साथ साथ जो है बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर इसलिए किए हैं कि हम जो हैं वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलजुल कर आपस में काम करेंगे। ये NDB ने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ठीक है। और ये किसके निर्देशन में करा गया है, NDB के जितने भी 9 सदस्य देश हैं उनके सेंट्रल बैंक और उन देशों के अंदर जो आपके विकास बैंक हैं उन देशों के, जैसे विकास बैंक इंडिया के मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जिन्हें रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कहते हैं, ठीक है, IIFCI, ठीक है, वो सॉरी IFCI हो गया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, IIFCL इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और आपका नाबार्ड, ठीक है। तो इन जैसे बैंकों के साथ मिलकर जो है समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसे ही NDB पार्टनरशिप कहा जाता है। और देखिएगा बात करें अगर आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर जॉब वगैरह लेनी है तो उसकी वेबसाइट जो मैं आपको बता रहा था, तो उस वेबसाइट का नाम जो है ना ndb.int है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। तो देखिएगा ब्रिक्स समिट शिखर सम्मेलन जिसे हिंदी में कहेंगे, तो हर वर्ष जो है शिखर सम्मेलन आयोजित कराया जाता है और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष होता है और जिसकी मेजबानी क्रमशः ब्रिक्स देश ही करते हैं। तो देखिएगा आपको जो समिट याद रखने हैं, जो शिखर सम्मेलन, वो पहला याद रखना है कि पहले में जो है पहला कहां पर हुआ था, रूस में हुआ था, ठीक है, रूस में हुआ था 16 जून 2009 को और इसी दौरान आपका ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। और दूसरा समिट आपको याद रखना है क्योंकि जो ब्राजील में हुआ था 2010 में, अप्रैल 2010 में हुआ था। इसी समिट में जो है साउथ अफ्रीका को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अंततः जो है साउथ अफ्रीका 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक में जुड़ गया, फिर इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ओके जी। और देखिएगा छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था उसे भी आपको याद रखना है क्योंकि इसी सम्मेलन में आपका 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है जी। और 13वां शिखर सम्मेलन जो है आपका भारत में हुआ है और जो ऑनलाइन हुआ था कोरोना के कारण सितंबर 2021 में, ठीक है। और 14वां शिखर सम्मेलन जो हुआ है
24 जून 2022 को हुआ है ये, ठीक है। ये पूरी तरह से आपका ऑनलाइन ही हुआ है, 14वां शिखर सम्मेलन 24 जून 2022 को। और इसकी जो थीम रही थी, ये रिसेंटली का था इसलिए आपको बता रहे हैं, इसकी थीम थी गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना और वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना, ठीक है। तो इसका ये 14वां आपका ब्रिक्स समिट भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिस्टमेटिक तरीके से आपको अच्छे से ब्रिक्स के बारे में प्रत्येक टॉपिक पे आपको हमने जानकारी अच्छे से दे दी है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।